वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ एस्ट्रोलॉजी विथ ज्योतिष भास्कर सुशील कोराड सर। एंड अभी तक जितने एपिसोड्स हमने रिलीज़ किए हैं उस सबको जो रिस्पॉन्स आप सबने दिया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड वी आर लविंग ऑल योर रिस्पॉन्सेस। सो अभी तक हमने क्या जाना, कुंडली क्या है, एस्ट्रोलॉजी का आपकी कुंडली में आपकी लाइफ में क्या प्रभाव होता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना। बेसिकली अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में सीखना है, जानना है, उसकी शुरुआत कहाँ से करें, इसके बारे में हमने पिछले एपिसोड्स में जाना। आपकी लाइफ, आपके सराउंडिंग्स, इन सब के बारे में जाना। लेकिन इसके बाद आपके दिल में जो डेली सवाल आते हैं ज्योतिष को लेकर, आपकी राशि को लेकर, आपकी ज़िंदगी को लेकर, इन सभी सवालों को हम आने वाले पॉडकास्ट में एड्रेस करने वाले हैं। सो आज का जो पॉडकास्ट है इसमें मोस्टली आपको ऐसा लगेगा कि यार ये सवाल तो मुझे रोज आता है। तो ये सारे सवालों के जवाब हम लोग सुशील कोराड सर के साथ में डिस्कस करके जानेंगे। सर वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर हैविंग मी। कैसे हैं सर? मैं एकदम मज़े में हूँ और आई एम सो ग्लैड कि आपने इतना अच्छा सब्जेक्ट चुना है। एक्चुअली ये लोगों के आयुष्य से या जीवन से निगड़ित है और लोगों ने इसका ज़रूर फ़ायदा लेना चाहिए कि ज्योतिष का मतलब क्या है। आजकल हम देखते हैं ना कि ज्योतिष शास्त्र बहुत गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। सो ये बहुत गहन विषय है और बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है। Yes. और ये लोगों के सामने आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। और लोगों के सामने जब भविष्य का मतलब जिक्र होता है तो कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो डेली कोई एक न्यूज़पेपर उनके घर में आता होगा, उसमें जाएंगे, वो एस्ट्रोलॉजी का या होरोस्कोप का कॉलम देखेंगे, उसमें अपनी राशि देखेंगे और उसके हिसाब से अपना दिन प्लान करेंगे। तो लेट्स से कि अगर मेरी राशि में ऐसा लिखा है आज के दिन कि भाई मुझे बहुत सारा धन लाभ होने वाला है और मुझे हो जाए, तो क्या उसको सच मानना चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि दोस्तों से मुलाकात होगी लेकिन दिन भर में कोई दोस्त नहीं मिलता, फ़ोन भी नहीं आता किसी का। तो ये कितना सच है? देखिए, न्यूज़पेपर में डेली भविष्य पढ़ना है तो पढ़िए, लेकिन दैट इज़ एंटरटेनमेंट। ठीक है। ज्योतिष इतना जैसे हम कहते हैं ना कि शैलो नहीं है। ये बहुत ही गहन सब्जेक्ट है और इट इज़ बेस्ड ऑन पंचमहाभूत। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको डेली भविष्य जानना यही गलत बात है। अपने कर्म पे विश्वास रखिए और ज्योतिष शास्त्र को एक मार्गदर्शक तत्व पे लीजिए। आपको दिन का, आपके इस सेकंड का भविष्य हम बता सकते हैं, लेकिन ज्योतिष ये मार्गदर्शक है। ये किसी घटना या रिजल्ट से ओरिएंटेड नहीं है। इट इज़ रिलेटेड टू ब्राइटर साइड ऑफ ह्यूमन लाइफ। आपका लाइफ अच्छा बना सकते हैं ज्योतिष शास्त्र का आधार लेके। ज्योतिष शास्त्र ये एनर्जी का शास्त्र है, ना कि घटनाओं का। ये संकेत का शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र ये वेदों से उत्पन्न होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको आप बहुत ही निचले स्तर पर ला रहे हो अगर आप इसका उपयोग रिजल्ट के लिए कर रहे हो। ये रिजल्ट ओरिएंटेड है ही नहीं, लेकिन ये इतना एग्जैक्ट है कि इसका अगर आप आधार ले तो ये आपको जीवन में बहुत अच्छा सक्सेस दे सकता है। एग्जैक्टली मतलब आपकी राशि को देख के आपके स्वभाव के बारे में बताया जा सकता है। मतलब हर राशि का एक स्वभाव होता है, मतलब हर राशि का एक तत्व होता है, उसका एक स्वभाव होता है। उस हिसाब से उस राशि का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में किस जगह पे है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। एब्सोल्युटली। हर एक का हम लोग ने पिछले एक एपिसोड में ये भी बात की थी कि राशि कौन सी कंसिडर करनी चाहिए। जो वेस्टर्न में जो सन साइन जिसे कहते हैं, हमारी भारतीय पद्धति में उसे चंद्र के हिसाब से हम देखते हैं या कुछ लोग नाम के हिसाब से देखते हैं। इसके बारे में आपने क्लियर किया था। तो राशि असल में है क्या, और हर तत्व की एक राशि होती है या हर राशि का एक तत्व होता है। तो इसके बारे में मुझे ज़रा जानना है कि राशि क्या है और इनके तत्व क्या है और इस हिसाब उनके हिसाब से व्यक्ति का स्वभाव कैसे बदलता है। देखिए, इस यूनिवर्स में सूर्य के भासमान कक्षा को या सूर्य के जो परिक्रमा करती है पृथ्वी, उस भासमान सर्कल को क्रांति वृत्त कहते हैं। उसके 12 समान भाग किए गए हैं जिसमें ग्रुप ऑफ स्टार्स आते हैं। तो उनके विशिष्ट एनर्जी के स्वरूप में उनको राशियों का एक चित्र भी दिया गया है और उनका नामकरण भी किया गया है। ये जो राशियां हैं ये तत्वों पर आधारित है। माने अग्नि तत्व की राशियाँ 1, 5 और 9, माने मेष, सिंह और धनु। बाद में आता है वायु तत्व, समझिए आप 3, 7 और 11, माने तुला, अपना मिथुन, तुला और कुंभ। पृथ्वी तत्व है 2, 6 और 10, माने वृषभ, कन्या और मकर। और रहा सवाल अपना जल तत्व का 4, 8 और 12, जिसका मतलब है कर्क, वृश्चिक और मीन। ये तत्व है। इसका मतलब ये है कि जिस वक्त आपका जन्म होता है, चंद्र जिस राशि में होता है ना, चंद्र ये मैं कहता हूँ कि ये शरीर का पानी या वाटर एलिमेंट है आपके। जिस वक्त आपका जन्म होता है तो वो चंद्र जिस राशि में होता है वैसे आपकी मानसिकता डिसाइड होती है।
माने आप उस तरह से रिएक्ट करोगे लाइफ में, उस तरह से सोचोगे। जल तत्व का व्यक्ति हमेशा जल तत्व का ही सोचेगा, अग्नि तत्व का व्यक्ति हमेशा अग्नि तत्व का ही सोचेगा। इसका मतलब ये है कि ये स्वभाव पर असर करता है और आपका स्वभाव जिंदगी भर वैसे ही रहता है। बराबर, तो स्वभाव वाला औषध नहीं, ऐसी Correct. मराठी में एक Absolutely कहावत right. है, Absolutely वो right. You said it. इससे पता चलता है। लेकिन जैसे बहुत बार होता है ना कि इस राशि के बारे में एक जैसे कहा जाता है कि जैसे कुंभ राशि के लोगों के बारे में बहुत लोग कहते हैं कि यार ये बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, या ये बहुत स्टडियस या रिसर्च ओरिएंटेड लोग हैं, या उसके बाद में मेष राशि के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं या इनका गुस्सा बहुत ये ज़्यादा होता है। लेकिन हर व्यक्ति के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से ये सब चीज़ें चेंज होती हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आपकी कुंडली में कौन सी राशि किस प्लेस में है, इससे क्या पता चलता है? देखिए, जब आपका जन्म होता है तो उस वक्त आकाश के ग्रह, नक्षत्र और राशियों की स्थिति आपकी कुंडली बन जाती है, वो फिक्स होता है। प्रथम स्थान होता है जिसे लग्न स्थान कहते हैं। उस लग्न स्थान में माने वो भाव है, लग्न भाव है। इससे क्या पता चलता है कि व्यक्ति का रंग, रूप, वर्णन, रोग प्रतिकारक क्षमता, उसका रिएक्शन, ये लग्न से पता चलता है। जब आपका जन्म होता है तो पूर्व दिशा में जो राशि उदित होती है उसे लग्न राशि कहते हैं, तो उससे आपका रिएक्शंस पता चलता है। अगर वहाँ पर अग्नि तत्व की राशि हो, फॉर एग्जाम्पल मेष हो, हाँ, उस वक्त जब आपका जन्म हुआ तो पूर्व दिशा में मेष राशि उदित हो रही थी, वो लॉक हो गया समीकरण, आपका जन्म हुआ तो आपके सर पर या आपके लग्न स्थान पर मेष राशि आई अग्नि तत्व की। सो यू विल ऑलवेज बी लाइक डूइंग समथिंग इन योर लाइफ, यू विल बी ट्राइंग टू डू समथिंग इन योर लाइफ। आप कभी भी शांत नहीं बैठ सकते क्योंकि वो अग्नि तत्व आपके अंदर आ चुका है अभी। सो ये जो जन्म के समय जो राशि लग्न पर होती है वो डेफिनेटली उस व्यक्ति के लाइफ पर असर करती है। अग्नि तत्व के व्यक्ति कैसे होते हैं या मेष राशि के व्यक्ति कैसे होते हैं? मेष राशि में 3 नक्षत्र, 2.25 नक्षत्र आते हैं, जिसे कहते हैं अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। अश्विनी नक्षत्र, मेष राशि, ये बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं और ये बहुत हेल्पफुल होते हैं और फाइटर्स होते हैं। हाँ, भरणी नक्षत्र के लोग भी बहुत ही भरणी नक्षत्र और मेष राशि, राशि वही लेकिन नक्षत्र बदल गया है, वो भरणी नक्षत्र आ गया, शुक्र का नक्षत्र आ गया। तो ये व्यक्ति फुल ऑफ लाइफ रहते हैं, ऑलवेज दे आर ट्राइंग टू हेल्प अदर्स एंड कला और इसके क्षेत्र में भी बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा धन भी कमा सकते हैं। भरणी नक्षत्र शुक्र का है। और बाद में आता है कृत्तिका। कृत्तिका के जो लास्ट जो चरण है वो कृत्तिका के मेष राशि में आते हैं। मेष राशि और कृत्तिका नक्षत्र, ये व्यक्ति किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। ये फाइटर लोग होते हैं, एग्रेसिव होते हैं और इनका स्वभाव ऐसा होता है कि वो हासिल ही करते हैं जो चाहिए वो। कृत्तिका नक्षत्र जिसे कहते हैं वो रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होता है। मेष राशि, राशि एक ही है लेकिन उसके अंदर नक्षत्रों में बदलाव स्वभाव में बदलाव दर्शाता है। राशि लग्न स्थान में आया तो एग्जैक्टली आप उसी तरह से काम करोगे। एग्जैक्टली। सो जैसे लग्न स्थान में जो राशि होगी उसके हिसाब से आपका स्वभाव एक बार बन गया तो बन गया, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता फुल टाइम। जस्ट यू हैव टू चेंज योर बिहेवियर्स एंड दैट्स हाउ यू कैन गो हेड। सो मुझे आगे ये जानना है कि 2 राशियाँ, जैसे आपने एक बताया कि एक राशि और उसका नक्षत्र, उसके हिसाब से तो ये जोड़ियाँ बनाते टाइम भी ये चीज़ें देखी जाती होंगी। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे वही पूछना था कि कौन सी राशि का कौन सा नक्षत्र और दूसरी राशि का कौन सी राशि और कौन सा नक्षत्र, ये आपस में मैच हो सकते हैं या बिल्कुल नहीं हो सकते? एब्सोल्युटली, वेरी वैलिड क्वेश्चन। क्योंकि आजकल के ज़माने में जिनको पता नहीं है ज्योतिष शास्त्र का, वो ज्योतिष शास्त्र को सिर्फ एक शादी के लिए देखते हैं या गुण मिलन के लिए देखते हैं। ये बहुत गलत चीज़ है क्योंकि गुण मिलन पद्धति ये हमारे बहुत पुराने मतलब ज़माने से चलती आ रही है, जिसमें 36 पॉइंट होते हैं, 36 गुण होते हैं, जिसमें से 18 गुण मिले तो पत्रिका मिल गई। ऐसा एक सर्वसाधारण ये है। लेकिन आजकल के ज़माने में ये जो अष्टकूट वर्ग है, वर्ण, वश्य, तारा, नाड़ी एंड भकुट, और इसमें तो ये अभी बदल गए हैं कंसेप्ट्स क्योंकि दुनिया बदल गई है। तो इस पर ना जाते हुए आपने राशियों के तत्व जानना चाहिए। लड़का अगर जल तत्व का हो, अगर लड़की अग्नि तत्व की हो, माने लड़के का जब जन्म हुआ तो पूर्व दिशा में जल तत्व की राशि उदित हो गई थी, इसलिए उसका लग्न जो हो गया वो जल तत्व का हो गया। और इस लड़की का समझो अग्नि तत्व के दौरान जन्म हुआ है, तो उन दोनों का स्वभाव कभी मिलता ही नहीं, भले आपके गुण कितने भी मिलो। ऐसा कोई एग्जाम्पल की जैसे गुण मिल गए? जैसे आजकल क्या है कि बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है, कोई भी ऐप में जाइए आप, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस सब डालने के बाद में यू गेट द चार्ट कि आपके कितने गुण मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा भी बहुत जगह पे देखा है कि गुण तो मिल गए लेकिन आपस में बिल्कुल नहीं बन रही शादी के बाद में। तो इसका कोई आपका रियल टाइम एग्जाम्पल आप कोई बता सकेंगे? एग्जैक्टली।
अभी कल ही मेरे पास एक व्यक्ति आया था, उनके 27 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो वो डाइवोर्स के लिए आया है, क्योंकि अभी 1 महीना ही हुआ शादी का, वो लड़की इनके साथ रहना ही नहीं चाहती है। एक इनके महीने? फैमिली 1 महीना। देखिए क्या होता है, क्योंकि वो अग्नि तत्व की व्यक्ति है, लड़की है, और ये व्यक्ति जो है जल तत्व का लड़का है। लड़का खुद भागते हुए मेरे पास आया कि सर कुछ मुझे उपाय बताओ, ये बताओ। मैंने कहा कुछ उपाय नहीं है। आपने कैसे क्या देख के शादी की? तो उसने कहा हमने कुंडली मिलाई, गुण मिलन किए, तो मैंने भी किए, तो 27 गुण आ गए। तो ये इसमें डेंजर है। आजकल के ज़माने में आपने पत्रिका गुण मिलन से नहीं देखना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप कहो तो नाड़ी दोष, पत्रिका में ऐप में दिखेगा कि एक नाड़ी है तो नाड़ी दोष हो गया, ऐसा नहीं है। पंचांग में अगर आप जाओ तो पेज नंबर 14 पे नाड़ी पादवेद कोष्टक है, जिसके अंदर आपको पता चलता है अगर नाड़ी एक ही हो लेकिन अगर नक्षत्र और उनके चरण भिन्न हो तो नाड़ी दोष लगता ही नहीं। नाड़ी दोष का संबंध संतति सौख्य से है नहीं, पहली बात मैं कहता हूँ। नाड़ी दोष इसका मतलब है प्रकृति, आद्य मध्य अंत्य, इसका मतलब है वात पित्त और कफ प्रकृति, आपका पल्स रेट है वो। समझो, दोनों व्यक्ति आद्य नाड़ी के हो, माने वात प्रकृति हो, तो संतति में ज़्यादा से ज़्यादा वात प्रकृति का प्रादुर्भाव होता है। दैट्स इट। ओके। संतति सौख्य के लिए बाधा ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर नाड़ी संतति सौख्य के लिए उस वो डिपेंडेंसी नहीं है, तो फिर क्या है कि किस बेसिस पे ये तय होता है कि आपकी संतति कैसे हो, उस दाम्पत्य की संतति कैसे होगी? देखिए, संतति सौख्य के पैरामीटर्स अलग है। संतति सौख्य के लिए लड़का और लड़की इनके पंचम स्थान देखना पड़ता है, गुरु देखना पड़ता है, ठीक है, नवमांश पत्रिका देखनी पड़ती है, ठीक है, और दोनों के लग्न भी देखना पड़ता है। अभी लग्न क्यों देखना पड़ता है? क्योंकि दोनों एक ही एक दूसरे को कंपैटिबल है क्या नहीं, ठीक है ना। नहीं तो क्या होता है कि संतति सौख्य मिलने में तकलीफ होती है। इस पत्रिका में शुक्र भी देखना पड़ता है। पंचम स्थान ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसीव होने का स्थान है, और अष्टम स्थान ये एक्चुअली डिलीवरी का स्थान है। इन दोनों में अगर पापग्रह हो, पंचम स्थान में केतु हो, जिसे अगेन एक पॉपुलर ऐसा एक टर्मिनोलॉजी है जिसे कहते हैं पितृदोष। हाँ, मुझे बताइए, आप शांति पूजा पाठ करके पितृदोष शांति करके वो केतु को उधर से हटा सकते हो क्या 5 मिनट के लिए? इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये आपके कर्म बंधन से केतु आया है वहाँ पर, इसका मतलब है ये आप इस तरह से जन्मे हो कि उसका एक स्ट्रक्चर बन चुका है कि आपको कंसीव करते वक्त कुछ भी हो सकता है। महिलाओं को कई पीसीओडी या ट्यूब्स या इनके बारे में तकलीफ़ें होती है। ये डेफिनेट होता है, क्योंकि क्या है कि वहाँ पर हमको पता चलता है यहाँ पर केतु है तो इनको कंसीव होने में तकलीफ होगी। या अगर वहाँ पर वक्री मंगल हो, वक्री हर्षल हो, वक्री गुरु हो, तो सर्जरी या जिसे हम कहते हैं कि जिसे आजकल आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी कहते हैं वो करता है। वहाँ पर अगर बुध की राशि हो या बुध हो, समझो, तो बुध को क्या एक टर्मिनोलॉजी है, नपुंसक ग्रह। इसका मतलब क्या है कि इन पत्रिकाओं में अगर पंचम स्थान में बुध की राशि हो या बुध हो तो महिलाओं को कंसीव करने में तकलीफ होती है। ये सिर्फ एक हो गया। दूसरा ये हो गया कि शुक्र, पत्रिका में शुक्र अच्छा नहीं, या गुरु वक्री हो। संतति सौख्य के लिए गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गुरु वक्री होना तो हमेशा संतति सौख्य में लड़की को बाधा ही आती है। बाधा इसका मतलब तकलीफ होती है कंसीव करने में, या संतति होने के बाद में संतति से कनेक्शन रखने में। इसका मतलब बच्चों का अपने ख्याल होते हैं, वो माता पिता से कनेक्ट करते ही नहीं। ये आपके पत्रिका में गुरु क्या दिखाता है? संतति सौख्य दिखाता है। ज्योतिष शास्त्र में हर एक ग्रह का बहुत बारीकी से अभ्यास किया गया है, हर एक भाव का अभ्यास अलग अलग है। इसीलिए जब कुंडली मिलन होता है तो गुण आज के ज़माने में रिलेवेंट नहीं है। तो जैसे किसी ने मुझे मैं कहीं पे पढ़ा था मैंने कि किसी की कुंडली में अगर विदेश यात्रा का योग हो तो वो मुझे पूछना था कि किस चीज़ पे ये तय होता है। तो कहीं पे मैंने पढ़ा था कि पुराने ज़माने में अगर किसी की कुंडली में विदेश यात्रा का योग हो तो वो सही नहीं माना जाता था, क्योंकि इतना आज के ज़माने में बहुत कनेक्टिविटी है, यू कैन गो एनीवेयर, बहुत सारी यू हैव मीडियम्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। उस ज़माने में ये नहीं होता था तो वो उसको सही नहीं माना जाता था, बट एट द सेम टाइम आज के ज़माने में दैट्स रिलेवेंट। सो वही मुझे पूछना है कि अगर किसी की कुंडली में विदेश जाने का योग है या वीज़ा का योग है तो वो कैसे पता चलता है? देखिए, प्रदेश गमन, हर एक जो 12 भाव है ना, उनके लिए एक एक भाव पढ़ने में आपको एक ग्रंथ लगता है। इसका मतलब उसका उतना सिग्निफिकेंस है। ये भाव कुछ नहीं है, ये आपका कर्म बंधन है। 12 भाव 30 अंश के, ऐसे ये 12 घर जो है ना, ये आपका कर्म बंधन है। दैट इज़ 360 डिग्रीज ऑफ योर सेल्फ।
परदेश गमन के लिए 12वां स्थान माने पत्रिका का व्यय स्थान और भाग्य स्थान 9वां स्थान इनको प्राधान्य दिया जाता है। अगर 12वें स्थान में जल तत्व का राशि हो तो व्यक्ति परदेश गमन करता है। चतुर्थ स्थान ये अपना घर का स्थान है या सुख का स्थान है, माता का स्थान है, विद्या का स्थान है। चतुर्थ स्थान में अगर पापग्रह हो या वक्री ग्रह बैठे हो तो व्यक्ति हमेशा घर से दूर रहता है, माने वो अपने घर में रह ही नहीं पाता। अब अगर वो पैदा हुआ है वहाँ पर तो बचपन से ही वो दूर रहता है। ये एक किस्सा हो गया। दूसरा हो गया परदेश गमन के स्थान में जल तत्व का राशि हो, परदेश गमन के स्थान में राहु हो, नेपच्यून हो, ये हमेशा बाहर ही रहता है व्यक्ति। सो ये डेफिनेटली मतलब कुछ कुछ चीज़ें जो है ना ये प्रूवन है कि यही होता है। ओके, सो आगे का इसी सवाल को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करूँगा। इन शॉर्ट आई वुड लाइक टू नो कि जैसे अगर कोई इंसान फॉरेन गया है सो नॉट नेसेसरी कि हिल बी हैप्पी देयर ऑल्सो, कि विदेश जाके भी खुशी मिले ये ज़रूरी नहीं है, राइट। घर में रह के भी आप दुखी रहो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो ये भी इसमें पता चल सकता है 100%। कैसे, मतलब एक एग्जांपल में सुनना नहीं, क्या होता है कि 12वें स्थान में अगर राहु हो, नेपच्यून हो या 12वें स्थान में कभी उच्च ग्रह भी हो और जल तत्व की राशि में हो तो व्यक्ति वहाँ प्रॉस्पर करता है उस। और एट द सेम टाइम 4th हाउस में अगर अच्छे ग्रह नहीं हो तो व्यक्ति कभी इंडिया आने की सोचेगा भी नहीं, मतलब उसके घर पर आने की सोचेगा भी नहीं या आएगा भी नहीं। आया तो वो हमेशा सोचेगा कि मेरा इधर कुछ नहीं हो पा रहा है, मैं बाहर ही रहूँगा। पत्रिका में इजीली पता चलता है 9वां स्थान, 12वां स्थान, तृतीय स्थान। तृतीय स्थान ये डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए है, 12वां स्थान ये परदेश गमन के लिए, और 9th हाउस में जल तत्व या नेपच्यून ऐसे ग्रह हो, चंद्र हो तो व्यक्ति हमेशा प्रवास ही ज़्यादा करता है, समझे ना। तो ये जो पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए जो होता है ना, 12वां स्थान सबसे इम्पॉर्टेंट है, 9वां स्थान इम्पॉर्टेंट है और डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए तृतीय स्थान इम्पॉर्टेंट है। और वहाँ अगर ऐसे फेवरेबल कंडीशंस हो, पत्रिका में दिखाई दे रहा है मुझे कि यहाँ जल तत्व की राशियाँ है और प्रॉस्परस प्लैनेट्स है, तो वो व्यक्ति हमेशा आउट ऑफ इंडिया सेटल ही होता है। घर पर मतलब आता ही नहीं है, ये बिल्कुल बता सकते हैं 100%। ये आई मतलब हियर वी कैन आस्क आवर व्यूअर्स कि वो भी अपनी कुंडली में ये स्थान देख के पता कर सकते हैं कि उनकी कुंडली में विदेश जाने का योग है या नहीं है। सो योग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो अलग अलग योग जैसे विदेश, मतलब मैंने बहुत मिक्स करते हैं लोग। सो आपसे बात करने के बाद में आई ऑल्सो रियलाइज़ कि दो चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए। सो एक आंटी को मैंने बोलते हुए सुना था कि मेरे बेटे की कुंडली में राजयोग है और वो फॉरेन जाने वाला है। सो राजयोग क्या होता है और उसका प्रभाव, मतलब किसी की कुंडली में राजयोग होने से सच में इंसान अमीर बन जाता है, एक्सेप्शनली वेल्दी और समथिंग, ये हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, हम कई पत्रिका ऐसे देखते हैं ना कि जहाँ पर मतलब फेमस व्यक्तियों की पत्रिका हम उल्टा देखते हैं। अभी फेमस व्यक्ति की पत्रिका देखते तो उसमें राजयोग दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये है कि राजयोग ज़रूर कारगर है। और राजयोग ऐसे भी कारगर है, राजयोग का मतलब लेकिन लोगों को पता नहीं है। राजयोग इसका मतलब कुंडली में जो 12 जो स्थान है या 12 भाव है ना, उसमें केंद्र और कोण का स्वामी एक ही हो और वो अगर नवमांश पत्रिका में भी उच्च हो, नवमांश पत्रिका में भी उच्च हो, उच्च नक्षत्र का हो, तो वो राजयोग बनाता है। मतलब जैसे कहते हैं हम कि वृषभ राशि के लिए शनि ये राजयोग कारक ग्रह है, लेकिन वो उसी पोजीशन में चाहिए पत्रिका में, वहाँ पड़ा है, उच्च राशि में पड़ा है। नवमांश पत्रिका देखे वहाँ भी उच्च दिखाई दिया, हो गया राजयोग। वो व्यक्ति बहुत बहुत हार्ड वर्क करके बहुत सक्सेसफुल होता है। वैसे ही जैसे हम कहते हैं कि कर्क राशि या इसके लिए मंगल ये जो होता है ना, राजयोग कारक ग्रह होता है, क्योंकि मंगल ये कोण और केंद्र स्थान का, माने जो पत्रिका के जो केंद्र स्थान है 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र स्थान है ना, और कोण स्थान मतलब 1, 5 और 9 ये कोण स्थान है। हाँ समझे ना। तो कोण और केंद्र उसका स्वामी अगर एक ही हो, एक ही राशि बन रहा हो, एक ही ग्रह बन रहा हो और वो भी केंद्र या कोण में पड़ा हो या केंद्र, तो वो व्यक्ति राजयोग कारक ग्रह लेकर आया है।